ये कैमरे की पिन एक बार निकाल के लगाना, डिस्कनेक्ट हो गया। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? बताएं एक बार, क्लियर है सब कुछ? आवाज आ रही है क्या भाई? गुड इवनिंग लक्ष्मण ने लिख दिया है, बाकी लोग बताएं सब कुछ क्लियर है? कर दे शुरू क्लास। सभी लोगों को क्लियर है? बढ़िया। चलिए, ठीक है भाई, चलो तो क्लास क्लियर है तो अपन कंटिन्यू कर सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा चल रहा था, और डाइजेस्टिव सिस्टम मैं अपने ऑलरेडी लगभग लगभग बहुत सारा पार्ट हो चुका, 3 क्लासेस अपनी हो चुकी हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। अपन ने माउथ, ईसोफेगस, लीवर, गॉल ब्लेडर, ये सब कुछ अपन कंप्लीट कर चुके हैं। स्टमक अपन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है ये लास्ट क्लास है डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो जो बचे हुए पार्ट है, जो बचे हुए ऑर्गन हैं, वो सारे कुछ अपन आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। क्या बचे हैं एक बार डायग्राम में देखो आप। तो हमारा बचा क्या क्या है भाई? हमने, अगर ये डायग्राम आप देखोगे तो इस डायग्राम में हमने, हमारे माउथ कंप्लीट हो चुका है, ईसोफेगस हो गया है हमारा, स्टमक हो चुका था हमारा, लीवर, गॉल ब्लेडर ये हो चुके थे हमारे। जो बच्चे हैं वो बच्चा है एक पेंक्रियास। पेंक्रियास आपको यहां पर दिख नहीं रहा होगा इमेज में ज्यादा क्लियर, क्योंकि ये जो पेंक्रियास होता है ये स्टमक के पीछे प्रेजेंट होता है ना। तो बिहाइंड है इसलिए दिख नहीं रहा है, लेकिन अपन इसको अलग से डायग्राम से समझते हुए चलेंगे। और क्या बचा है हमारा? इसके बाद आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसके बाद आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे 3 ऑर्गन रह गए हैं, 3 पार्ट रह गए हैं, पेंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तीनों को ही अपन आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, और काफी डीप लेवल पर लेकर चल रहे हैं अपन क्लासेस को, बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल पर लेकर चल रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, बन सकते हैं, सब कुछ अपन कंप्लीट कवर करके चल रहे हैं। तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी मेरे ख्याल से यहां से आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके लिए इससे ज्यादा डीप आने के कोई भी चांसेस नहीं है। चलिए तो अपन शुरू करते हुए आज की क्लास। बाकी के
तीन पार्ट को भी अपन समझते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे पेंक्रियास से, ठीक है। पेंक्रियास बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई हमारे लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है पेंक्रियास। क्या है भाई, पेंक्रियास इज ए मिक्स्ड और हेट्रोक्राइन ग्लैंड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है पेंक्रियास के लिए कि पेंक्रियास जो है वो एक मिक्स्ड ग्लैंड है, या फिर अपन इसको हेट्रोक्राइन, हेट्रोक्राइन का मतलब क्या हुआ, हेट्रोक्राइन का मतलब ये हुआ कि इसमें दोनों तरह की प्रॉपर्टी है, एंडोक्राइन भी है ये और एक्सोक्राइन भी है। अब ये एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है, एक्सोक्राइन का मतलब क्या होता है, इसको पहले समझ लेते हैं। कोई ऐसी ग्लैंड जो डक्ट हुक के साथ अपना सीक्रेशन को सीक्रेट करती है, उसे हम एक्सोक्राइन कहते हैं। एक्सोक्राइन, जैसे कि इससे पहले अपन ने लीवर पढ़ा, तो लीवर एक डक्ट बनाती है, बाइल डक्ट, ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गई, ठीक है। तो जो ग्लैंड एक डक्ट के साथ, डक्ट से जुड़ी हुई होती हैं और अपना सीक्रेशन डक्ट के थ्रू सीक्रेट करती हैं, उन्हें अपन एक्सोक्राइन कहते हैं। और अगर कोई ग्लैंड ऐसी है जो डक्ट के साथ नहीं कर रही, डायरेक्ट अपना जो सीक्रेशन है वो ब्लड के साथ फ्लो करती है ना, तो सीक्रेशन का मतलब हार्मोन, ज्यादातर हार्मोन के बारे में होता है ये एंडोक्राइन। तो जहां पर डक्ट की जरूरत नहीं हो, डायरेक्ट ब्लड में अपना सीक्रेशन सीक्रेट करते हैं और ब्लड के थ्रू वो हार्मोन अपने लोकेशन पर पहुंचते हैं, अपने टारगेट ऑर्गन पर पहुंचते हैं, इस तरह की ग्लैंड को हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और पेंक्रियास की खासियत यह है कि पेंक्रियास में दोनों तरह की प्रॉपर्टी है। इसमें कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो डक्ट के थ्रू सीक्रेट होती हैं, और जो डक्ट के थ्रू सीक्रेट होती है उनमें ज्यादातर एंजाइम अपन पढ़ने वाले हैं, और कुछ हार्मोन भी सीक्रेट होते हैं जो कि जिन्हें डक्ट की जरूरत नहीं होती है। तो दोनों तरह की प्रॉपर्टी पेंक्रियास के अंदर होती है, ठीक है। अगर अपने एंडोक्राइन की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड का में मोस्टली इसका जो काम है वो ब्लड शुगर के लेवल को रेगुलेट करना है। ब्लड शुगर रेगुलेट करने का एंडोक्राइन वाला जो काम है, उसमें मोस्टली एक ही काम इसका मेन है, वो है ब्लड शुगर रेगुलेट करना। हमारी बॉडी में ब्लड शुगर के लेवल को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, मतलब अगर बढ़ रहा है तो उसको कम करना, अगर कम हो रहा है तो बढ़ाना, दोनों तरह से ये रेगुलेट करने का काम जो होता है इसका एंडोक्राइन वाला होता है। और उसको रेगुलेट करने के लिए ये जो हार्मोन सीक्रेट करती है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टेटिन और पॉलीपेप्टाइड, ये जो हार्मोन होते हैं ये एंडोक्राइन वाले फंक्शन है इसके, ठीक है। और अगर अपन एक्सोक्राइन की बात करें तो एक्सोक्राइन जो होगा वो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में आएगा, ठीक है। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में जब हम पढ़ते हैं तो हम इसके एक्सोक्राइन फंक्शन को पढ़ते हैं। एक्सोक्राइन फंक्शन में क्या होगा भाई, इसका जो सीक्रेशन होगा पैंक्रियाटिक जूस, वो इसका सीक्रेशन होगा, तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, अभी फिलहाल हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, तो हम इसके एक्सोक्राइन वाले फंक्शन पर ज्यादा फोकस करेंगे, ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एंडोक्राइन को भी थोड़ा सा अपन समझते हुए चलेंगे, मतलब दोनों ही पार्ट को अपन समझेंगे। एक्सोक्राइन की जब अपन बात करेंगे तो एक्सोक्राइन में क्या आएगा, ये पैंक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है, पैंक्रियाटिक जूस, है ना। और सीक्रेट करने के बाद कहां सीक्रेट करेगा, ये डूडेनम में, है ना, पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू सीक्रेट करेगा। इससे एक डक्ट जुड़ी हुई होती है, यहां पर आप इमेज में देखोगे तो इस तरह से एक डक्ट जुड़ी हुई होती है ना। तो इन डक्ट के थ्रू ये अपने पैंक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है, इसलिए इसे हम एक्सोक्राइन के अंदर भी इंक्लूड करते हैं। तो दोनों तरह से ही हो गई ये ग्लैंड, एंडोक्राइन भी हो गई है और एक्सोक्राइन भी हो गई है। तो दोनों तरह की फंक्शन को अपन समझेंगे, दोनों तरह के स्ट्रक्चर को भी अपन समझेंगे, लेकिन उससे पहले अपन थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक स्ट्रक्चर को देखेंगे, है ना। डीप स्ट्रक्चर अपन बाद में देखेंगे, पहले इसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप ज्यादा डीप में नहीं समझ पाएंगे, है ना। थोड़ा और कंसंट्रेट होकर क्लास लेना पड़ेगा। अच्छी क्लास है, और पैंक्रियास जो है वो इंपोर्टेंट ऑर्गन है एग्जाम के लिए, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए तो हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। इट इज लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी बिहाइंड द स्टमक। पैंक्रियास जो होता है वो हमारी एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है, और कहां पर प्रेजेंट है, जस्ट स्टमक के पीछे, जस्ट स्टमक के पीछे प्रेजेंट है ये, है ना। तो जैसे आप यहां पर इमेज में देख रहे हो, तो ये पैंक्रियास जो होगा वो
स्टमक के पीछे प्रेजेंट होगा इस तरह से, ठीक है। तो स्टमक के पीछे प्रेजेंट है ना, मैंने डायग्राम थोड़ा सा गलत बता दिया, एक्चुअली यहाँ पे है ना, ऐसे। चलिए, तो मैंने रफ डायग्राम अलग से बनाया था, लेकिन इसके अपन बनाएंगे तो ये ऐसे करके ये हमारा स्टमक होगा। तो स्टमक के जस्ट ये पीछे प्रेजेंट होता है। इट इज अबाउट 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, लगभग ये 12 से लेकर 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। लॉब्यूलेटेड होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉब्यूलेटेड, लॉब्यूलेटेड का मतलब इसके ऑर्गन की जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, चिकनी नहीं है, जैसे हमारा लीवर है, लीवर बहुत स्मूथ ऑर्गन है। लेकिन अगर अपन पेंक्रियास की बात करेंगे तो पेंक्रियास को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखोगे कि इसमें कुछ इस तरह से लॉब्यूल बने हुए हैं, है ना। तो खुरदुरा है, एक तरह से ये खुरदुरा है, तो ये लॉब्यूलेटेड ऑर्गन होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने एब्डोमिनल कैविटी से अंदर से अगर कोई लॉब्यूल वाला ऑर्गन निकल के आ रहा है, मतलब 100% वो पेंक्रियाज ही है, ठीक है। इसके बाद सैल्मोन कलर का होता है ये अपीयरेंस में, सैल्मोन कलर। अब ये सैल्मोन का मतलब क्या है? सैल्मोन एक्चुअली एक तरह की फिश होती है, एक तरह की मछली होती है जो थोड़े से पिंकिश कलर की होती है ना, लाइट पिंक कलर होता है उस मछली का, तो उसके जैसा इसका कलर होता है। आप बोलोगे सर इस इमेज में आप जो इमेज दिखा रहा हो इसमें तो येलो कलर की दिख रही है। तो नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं, जब हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं ऑर्गन को, तो समझने के लिए जो इमेजेस आपको गूगल पे मिलती हैं वो उनके अलग अलग ऑर्गन को अलग अलग कलर देते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में जाए। अगर इसको भी पिंक दे दिया, इसको भी पिंक बना दिया होता तो आपको समझ में नहीं आता कि इसमें पेंक्रियास कौन सा है और हमारा ड्यूडेनम कौन सा है। तो अलग अलग करने के लिए इसको हल्का सा येलोइश दिया है, लेकिन इसका जो कलर होगा वो हल्का सा पिंकिश है ना, पिंक येलो कलर का कलर होगा। इसको अपन सैल्मोन कलर्ड बोलेंगे। सैल्मोन कलर्ड क्यों? क्योंकि ये सैल्मोन एक मछली होती है, बिल्कुल मछली, उस मछली के कलर के जैसा इसका कलर होता है। तो कई बार अपन को ये स्पेशल जो नाम होते हैं वो अपन को नहीं पता होते, तो उसमें जब एग्जाम में आते हैं तो अपन बड़े कंफ्यूज होते हैं, है ना। ज्यादातर जो बुक लिखी हुई है एनाटॉमी फिजियोलॉजी की वो फॉरेन कंट्री की लिखी हुई है। ज्यादातर जो वर्ड यूज किए गए हैं वो लैटिन वर्ड यूज किए गए हैं, और अपने लिए दिक्कत वाली बात यही है कि भाई लैटिन अपन को लैंग्वेज आती नहीं है। तो जिनको लैटिन लैंग्वेज आती है, जो फॉरेन कंट्री के स्टूडेंट होते हैं, तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आता है भाई सैल्मोन का मतलब क्या है। और बाकी के भी जो, जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे बताऊं, पेंक्रियास का भी एक लैटिन शब्द है, तो ये भी एक्चुअली लैटिन शब्द से ही मिलकर बना है, ठीक है। तो इसमें पेंक्रियास का मतलब क्या है लैटिन में, ये आपको देखना पड़ेगा, फिलहाल मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं। एनाटॉमिकली द पेंक्रियास इज डिवाइडेड इनटू द हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। पेंक्रियास जो होता है एनाटॉमिकल अगर अपन देखें तो ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। 4 पार्ट कौन कौन से इसके? 4 पार्ट हैं, हेड, नेक, बॉडी और टेल, है ना। 4 पार्ट में डिवाइड है। अब यहां पर आप इमेज देख रहे हो, है ना, इस इमेज को ध्यान से देखना। तो इसका ये वाला पार्ट जो कि ड्यूडोनम से जुड़ा हुआ है ना, ड्यूडोनम हमारा कैसा होता है? सी शेप का होता है, या फिर यू शेप का भी हम इसको बोल सकते हैं। तो पेंक्रियास का जो पार्ट इसके ड्यूडोनम से जुड़ा हुआ है, तो वो एक हेड की तरह बना रहा है ना। इसका जो स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली कुछ हुक के आकार का होता है, इस तरह से हुक टाइप का आकार होता है इसका, ऐसा, है ना। तो इसका निचला वाला जो हिस्सा है ये इसका हेड कहलाएगा। तो हेड कहां पर जुड़ा होगा? प्रेजेंट इन द इनर कर्वेचर ऑफ द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम का जो इनर कर्वेचर होगा वहां पर इसका हेड प्रेजेंट होगा। नेक जो होगा एक पतला सा पोर्शन होता है, पतली सी लाइन अपन इसको बोल सकते हैं, है ना। और बॉडी इसका मेन पार्ट, मेन पार्ट जो है इसे हम उसकी बॉडी कहेंगे। तो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट जो होता है पेंक्रियास का वो इसकी बॉडी है ना, विच स्ट्रेचेस एक्रोस बिहाइंड द स्टमक। स्टमक के पूरे पीछे की तरफ जो प्रेजेंट है वो इसकी बॉडी प्रेजेंट है। इसके बाद छोटा सा एक पार्ट आता है टेल। टेल मतलब एक तरह से छोटी सी पूंछ इसकी, छोटा सा इस तरह से कॉर्नर निकल के आ रहा है। तो टेल ऑफ पेंक्रियास एंड एडजेसेंट टू द स्प्लीन। इसकी जो टेल होती है वो स्प्लीन से जुड़ी हुई होती है। स्प्लीन एक और ऑर्गन है, अपन आगे चल के पढ़ेंगे स्प्लीन को। यहां पर आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है स्प्लीन में।
तो किडनी लाइक स्ट्रक्चर ही होता है ये भी। तो स्प्लीन से, इसकी जो टेल है वो स्प्लीन से जुड़ी हुई है ना। तो स्ट्रक्चर में क्या क्या हुआ, स्ट्रक्चर में अगर अपन ने पेंक्रियास को देखा तो पेंक्रियास के 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट है हेड, जो कि ड्यूडेनम से जुड़ा हुआ है। दूसरा पार्ट है नेक, जो कि पतला सा पार्ट है, जो इसके हेड और बॉडी को अलग अलग कर रहा है, ठीक है, डिफरेंशिएट कर रहा है। तीसरा पार्ट आता है इसकी बॉडी, बॉडी इसका मेन पार्ट है और सबसे इलोंगेट पार्ट है, सबसे लंबा पार्ट जो है इसका बॉडी है। चौथे नंबर पे आती है इसकी टेल। टेल के बारे में जो खास बात आपको मालूम होना चाहिए वो ये कि इसकी टेल जो होती है वो कहां से चिपकी हुई होती है, स्प्लीन से। ये स्प्लीन से चिपकी हुई होती है, ठीक है भाई। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है और आगे अपन चलते हुए पढ़ते हुए चलते हैं। टू डक्ट द मेन पेंक्रियाटिक डक्ट एंड स्मॉलर एसेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट रन थ्रू द बॉडी ऑफ द पेंक्रियास। जब अपन पेंक्रियास के थोड़े और अंदर डीप में जाएंगे, अंदर डीप वाले स्ट्रक्चर को समझेंगे। अभी अपन ने पहले ऊपर वाले स्ट्रक्चर को समझा है ना। मैं एक दूसरा डायग्राम लेकर आया आपके लिए, तो इस वाले स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो आप। तो यहां पर देखोगे कि आप क्या देख रहे हो कि पेंक्रियास में 2 डक्ट प्रेजेंट होती है ना। 2 डक्ट का मतलब क्या होता है, आपको मालूम है। डक्ट मतलब आप इसे पतली नली कह सकते हैं, पतली नली को अपन डक्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें डक्ट प्रेजेंट होती है और डक्ट 2 प्रेजेंट होती हैं। एक इसके बिल्कुल सेंटर में है, बीच में, और दूसरी जो है वो थोड़ी छोटी सी है, इस तरह से, है ना। ये मैंने एक रफ साथ साथ में बना दी है, आपको ग्रीनिश कलर में पहले दिख रही थी, उस पर मैंने अलग से बना दी, ठीक है। तो इसमें एक जो है एक बड़ी डक्ट है, इसको हम इसका मेन पेंक्रियाटिक डक्ट बोलेंगे, मेन पेंक्रियाटिक डक्ट। या फिर इसका एक नाम और भी है, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, विल्सन डक्ट, है ना। इसकी जो मेन पेंक्रियाटिक डक्ट होती है इसे हम विल्सन डक्ट भी कहते हैं। और इसके साथ एक दूसरी एसेसरी डक्ट जुड़ी होती है। इस छोटी सी एसेसरी डक्ट का भी एक नाम है सेंटोरनी डक्ट, है ना। तो इसकी डक्ट 2 है, एक मेन डक्ट है जो कि पूरे के पूरे पेंक्रियाज में, इसके हेड से लेकर टेल तक, जहां तक पेंक्रियाज है वहां तक फैली हुई है, इसके एक मेन डक्ट, इसका नाम हमने विल्सन डक्ट कहते हैं। और दूसरी एक छोटी सी डक्ट है जो इसकी एसेसरी डक्ट है, और इस एसेसरी डक्ट का भी नाम है सेंटोरनी डक्ट। ये दोनों के नाम आपको याद रखना है। द पेंक्रियाटिक डक्ट ज्वाइन विद द कॉमन बाइल डक्ट फॉर्मिंग ए स्मॉल बलून कॉल्ड एम्पुला ऑफ बेटर। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जाम के लिए, है ना। ध्यान देना जरा आप, इसकी जो मेन पेंक्रियाटिक डक्ट होती है ये कॉमन बाइल डक्ट के साथ जुड़ जाती है। इस इमेज को ही ध्यान से देखना आप, इमेज को ही अगर आप समझ लोगे तो बहुत सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। ऊपर से ये कॉमन बाइल डक्ट आ रही है हमारी, ये कॉमन बाइल डक्ट कहां से आ रही है, ऊपर लीवर से, है ना। ऊपर हमारा ये लीवर जुड़ा हुआ होता है, लीवर, और उसके बाद में गॉल ब्लैडर जुड़ा हुआ होता है, उससे आगे निकलकर फिर हमारी कॉमन बाइल डक्ट आती है। तो कॉमन बाइल डक्ट, एक सेकंड के लिए मैं रुक रहा हूं, शायद कैमरे में कुछ इश्यू हुआ है। चलिए, ओके ओके, ठीक है। कॉमन बाइल, ये जो हमारी मेन पेंक्रियाटिक डक्ट होती है, ये ऊपर की जो कॉमन बाइल डक्ट आ रही है इससे जुड़ जाती है। और कहां पर जुड़ जाती है, इसके हेड वाले पार्ट में, ठीक है। और वहां पर जाकर ये स्मॉल बलून लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। स्मॉल बलून लाइक स्ट्रक्चर मतलब जब ये जुड़ेगी तो आगे जाकर एक घड़े के आकार की संरचना में जाएगी। जैसे थोड़ी देर कुछ दिन पहले करवा चौथ निकल के गया, तो जो आप लोगों में से कुछ मैरिड अगर गर्ल्स होंगी तो उनको मालूम होगा कि करवा चौथ में अपन एक करवा यूज करते हैं। तो करवा में कुछ इसी तरह से रहता है भाई, एक तरह से एक नली है और वो एक मटके से जुड़ी हुई होती है ना, सुराही टाइप की एक संरचना, है ना। तो उससे आप याद रख सकते हो। तो इसमें भी क्या होता है, इसी तरह से ऊपर से डक्ट निकल के आई और यहां पर आके छोटा सा एक बलून लाइक स्ट्रक्चर बनाया। इस बलून लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एम्पुला ऑफ बेटर। ये आपको याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एम्पुला ऑफ बेटर हम इसे बोलते हैं, या फिर हम इसको एक नाम और भी कह सकते हैं, हेपेटो पेंक्रियाटिक एम्पुला। एम्पुला का मतलब ही एक्चुअली आप हिंदी में सर्च करोगे गूगल पे तो निकल के आएगा कलश, या है ना, बलून, छोटा सा बलून, ठीक है। तो हेपेटो पेंक्रियाटिक एम्पुला भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि 2 चीजों का है ये। हेपेटो मतलब लीवर की डक्ट है और पेंक्रियास
पेंक्रियास की डक्ट है ना, दोनों की डक्ट आपस में जुड़ रही हैं और जुड़ने के बाद छोटा सा वैल्यून बनाया तो उसको हम एम्पुला कहा, या फिर हम इसको एम्पुला ऑफ बेटर कहते हैं। एम्पुला ऑफ बेटर ज्यादा इंपोर्टेंट वर्ड है एग्जाम के लिए, ठीक है। दिस एम्पुला इज सराउंडेड बाय मसल्स। ये जो एम्पुला है इसके चारों तरफ एक मसल्स होती है, इसे हम कहते हैं इंस्फिंक्टर ऑफ ओडी। बड़ा इंपोर्टेंट लाइन है ये भी। एम्पुला के चारों तरफ एक मसल्स प्रेजेंट है, इसे हम इंस्पेक्टर ऑफ ओडी कहते हैं। दिस एम्पुला ओपन इनटू द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आप यहां पर देखेंगे, है ना, मैं एक रफ डायग्राम साथ साथ में बनाते हुए चल रहा हूं। ये हमारी पैंक्रेटिक डक्ट आ रही है, ये हमारी ऊपर से कॉमन बाइल डक्ट आ रही है। जब ये दोनों नीचे पे आती है तो छोटा सा एक बलून लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, इसको हमने कहा एम्पुला ऑफ बेटर। अब इस एम्पुला ऑफ बेटर के भी चारों तरफ एक मसल्स प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी, है ना। और ये कहां पर प्रेजेंट है? इंस्पेक्टर ऑफ ओडी जो है वो यहाँ के ड्यूडेनम के डिसेंडिंग पार्ट मतलब जहां से नीचे की तरफ ड्यूडेनम जा रहा है उस जगह पर ये प्रेजेंट होती है, ठीक। द ओपनिंग ऑफ कॉमन बाइल डक्ट इनटू मेन पैंक्रेटिक डक्ट इज कंट्रोल्ड बाय स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। ध्यान देना, दोनों में अंतर है। दो स्फिंक्टर है। स्फिंक्टर का मतलब क्या होता है? स्फिंक्टर का मतलब होता है एक तरह से बाल्ब मतलब जैसे अपने घरों की नलों में टोंटी होती है, आपने टोंटी घुमा दी पानी आने लगा, टोंटी बंद कर दी पानी बंद हो गया, है ना। तो इंस्पेक्टर मतलब आप टोंटी से याद रख सकते हो, बाल्ब भी आप इसको बोल सकते हो। तो एक बाल्ब हमारा कहां पर प्रेजेंट है? जस्ट नीचे की तरफ, जहां पर एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है वहां पर भी एक इंस्पेक्टर प्रेजेंट है, और उसको हमने क्या नाम दिया? उसको हमने ओडी नाम दिया, है ना, इंस्पेक्टर ऑफ ओडी कहा हमने। लेकिन दूसरा एक ऊपर की तरफ यहां पर भी प्रेजेंट है ना। और यहां पर जो प्रेजेंट है कहां पर? ओपनिंग ऑफ कॉमन बाइल डक्ट। ऊपर की जो कॉमन बाइल डक्ट आ रही है जब ये यहां से जुड़ती है ना, दोनों आपस में एक साथ जुड़ने के बाद नहीं जाती है नीचे, पहले ये जो होंगी ये आपस में कनेक्ट होंगी और फिर बाद में ये दोनों आकर नीचे आकर जुड़ेंगी। तो जिस जगह पर ये दोनों आपस में जुड़ रही हैं वहां पर भी एक इंस्पेक्टर है, और उस इंस्पेक्टर को अपन बोलते हैं इंस्पेक्टर ऑफ बॉयडन, ठीक है। इससे पहले भी अपन ने लीवर में भी इंस्पेक्टर पढ़े हैं, आपको याद होगा, वो आपको रिवाइज करना पड़ेगा, है ना। ये जितने भी एक जैसे वर्ड, एक जैसी चीजें आती हैं, मैं हमेशा बात करता हूं, हमेशा बोलता हूं कि आप इनको एक साथ ही याद करना, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो एक साथ मटेरियल होता है, एक साथ एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपके दिमाग में होती है, तो जो एक जैसे वर्ड होते हैं वो बड़े कंफ्यूज करते हैं। इंस्पेक्टर अपन ने लीवर में भी पढ़े हैं, एक बार आप उनको रिवाइज करना कि उनमें लीवर में हमने कौन कौन से इंस्पेक्टर पढ़े थे। यहां पर भी हम दो इंस्पेक्टर पढ़ रहे हैं, एक इंस्पेक्टर ऑफ ओडी और दूसरा इंस्पेक्टर ऑफ बर्डन, है ना। दोनों की लोकेशन जो है वो अलग अलग है, ये लोकेशन भी आपको अपने दिमाग में बिठाते हुए चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन इनटू द ड्यूडेनम विथ सेपरेट ओपनिंग लोकेटेड above the opening of main pancreatic duct। क्या कह रही है हमारी लाइन? हमारी लाइन कह रही है कि ये जो एसेसरी वाली डक्ट है, दो डक्ट थी, है ना, एक तो हमारी मेन डक्ट थी। मेन डक्ट के बारे में हमने बात कर ली। क्या बात कर ली मेन डक्ट के बारे में? कि मेन डक्ट जहां पर ओपन हो रही है हमने उसको एम्पुला ऑफ बेटर कहा, उसमें एक बाल्ब लगा है, उसको हमने इंस्पेक्टर ऑफ क्या कहा भाई? हमने इंस्पेक्टर ऑफ बॉयडन कहा, ठीक है। और सॉरी इंस्पेक्टर ऑफ ओडी कहा, ठीक है। और जहां पर कॉमन वर्ल्ड डक्ट जुड़ रही है वहां पर जो इंस्पेक्टर है उसको अपन इंस्पेक्टर ऑफ बर्डन कहा, ठीक है। लेकिन जो दूसरी वाली डक्ट है जिसको हमने एसेसरी कहा, एसेसरी, ये भी अलग से, लेकिन ये अलग से जाकर जुड़ रही है ड्यूडेनम में और वहां पर जाकर ये ओपनिंग बना रही है। इस ओपनिंग को भी हम एम्पुला कहते हैं। इसका जो नाम है वो है एसेसरी एम्पुला, है ना। तो मेन जो है इसका एम्पुला बेटर है, लेकिन जो एसेसरी डक्ट है वो भी एक एम्पुला बना रही है, उसको हम एसेसरी एम्पुला कहते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया कि पैंक्रियास कैसे होता है ना। ग्रॉस स्ट्रक्चर में हमने देखा कि 4 पार्ट हैं और थोड़े से इंटरनल अगर अपन पढ़े तो इंटरनल में हमने देखा कि उसमें डक्ट प्रेजेंट है और कहां कहां पर इंस्पेक्टर प्रेजेंट है। अब इसके अपन फंक्शन पे चलते हैं, तो फंक्शन में भी अपन इसके थोड़े से और माइक्रोस्कोपिक पार्ट पर देखेंगे, है ना। थोड़े और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अपन पैंक्रियास को समझते हुए चलेंगे और माइक्रोस्कोपिक लेवल
जब इसके फंक्शन को अपन पढ़ते हैं तो इसके माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अपन को अगर पता है तो अपन इसके फंक्शन आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, अब फंक्शन की जब बात करें तो शुरुआत में ही हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया कि पेंक्रियास के दो तरह की फंक्शन है, एक है एंडोक्राइन, दूसरा है एक्सोक्राइन। और डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो पेंक्रियास का जो डाइजेस्टिव फंक्शन है वो इसका एक्सोक्राइन फंक्शन है। ठीक है, तो हमारा अभी सब्जेक्ट जो चल रहा है, अभी जो हमारा सिस्टम चल रहा है वो डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, तो हम हमारे एक्सोक्राइन पर ज्यादा फोकस करेंगे, है ना। हालांकि एंडोक्राइन भी थोड़ा सा अपन एक्सप्लेन करते हुए, इसको एंडोक्राइन जो होगा वो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम एक अलग पार्ट है, एक अलग सब्जेक्ट है, अलग टॉपिक है, उसमें अपन डिस्कस करेंगे डीपली, है ना। फिलहाल अपन डीपली जो डिस्कस करेंगे वो एक्सोक्राइन फंक्शन को डिस्कस करेंगे। एक्सोक्राइन, है ना, तो मेजोरिटी ऑफ द पेंक्रियास टिश्यू हैज ए डाइजेस्टिव रोल। और पेंक्रियास का जो मेन काम है, पेंक्रियास का जो मेन काम है वो एक्चुअली डाइजेस्टिव का ही पार्ट है, कि ये डाइजेशन करने का काम करती है पेंक्रियास। ठीक है, लगभग 99% जो इसके सीक्रेशन है वो डाइजेस्टिव पार्ट के हैं, मतलब एक्सोक्राइन पार्ट के हैं। सिर्फ 1% ही जो है इसके एंडोक्राइन के अंदर आता है। द सेल विद दिस रोल फॉर्म क्लस्टर कॉल्ड एक्नी। ऐसी सेल जो पेंक्रियाटिक का डाइजेस्टिव रोल करती हैं उन्हें अपन एक वर्ड में एक्नी कहते हैं। ठीक है, एक्नी, एक्नी जो शब्द है इसका मतलब है कुछ सेल्स हैं जो आपस में मिलकर क्लस्टर बना रही हैं। ये जो सेल्स हैं वो अलग अलग टाइप की हैं, तो वो अपन को समझना है कौन कौन सी सेल है। ठीक है, और ये जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं ये स्मॉल डक्ट के चारों तरफ प्रेजेंट होती हैं। इस वाले इमेज को ध्यान से समझना है आपको, है ना। यहां पर आपको कुछ इस तरह से ये जो दिख रही हैं ये सेल दिख रही हैं। तो ये सेल आपको कैसी दिख रही हैं? ये जो है वो हमारी डक्ट है। ठीक है, ये हमारी मेन डक्ट से लगी हुई इंटरलोब्यूलर डक्ट थी। अब उससे भी निकलकर पतली पतली डक्ट आ रही हैं, है ना, ये डक्ट, है ना, इनको अपन इंटरकैलेटेड डक्ट कहते हैं, है ना। कैसे भाई, क्या कैसी डक्ट हैं ये? जैसे कि एक पेड़ होता है ना, तो पेड़ में पहले एक मेन तना है, मेन एक तना है ना, जो जमीन से निकल के आया, फिर उसकी शाखाएं बनी, तो पहले थोड़ी पतली हुई उससे, फिर उससे भी और शाखाएं बनी तो वो और पतली हुई, फिर उनसे भी और शाखाएं निकल के गई तो और पतली हो गई। तो कुछ इसी तरह का ही स्ट्रक्चर पेंक्रियाज में होगा। पेंक्रियाज में जो हमारी मेन पेंक्रियाटिक डक्ट होगी उसे आप एक मेन उसका तना मान सकते हैं, जो हमारा पेड़ का मेन तना होता है। ठीक है, अब उससे फिर बहुत सारी शाखाएं निकल के आ रही हैं, तो पहले जो शाखा निकल के आई उसको हम इंटरलोब्यूलर डक्ट कहेंगे, उससे भी फिर और शाखाएं निकल के आएंगी, उसे हम इंटरकैलेटेड डक्ट कहेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारी एक्नी है, एक्नी मतलब जो सेल्स है ना, ये इनकी पतली वाली डक्ट के चारों तरफ प्रेजेंट होती है। ये आप देख रहे हो, है ना, ये कैसा देख रहे हो आप? ये सेल देख रहे हो, है ना, ये चारों तरफ इसके किसके डक्ट के चारों तरफ प्रेजेंट है। अरेंज इन लोब, और लोब की तरह अरेंज होती हैं, और इनके ऊपर जो होगा एक थिन फाइब्रस बाल होगी, इनके ऊपर एक फाइब्रस की बॉल प्रेजेंट होगी, एक मेम्ब्रेन इनके ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, द सेल ऑफ ईच एसिनस, एकिनस, है ना, ये जो है ये एक सेल है ना, तो इसे हम एक एकिनस बोलेंगे। ठीक है, सीक्रेट इनएक्टिव डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड जाइमोजन। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि एकिनस की जो सेल्स होती हैं ये इनएक्टिव डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करती हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इससे जो एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं वो सीक्रेट होने के तुरंत बाद ही एक्टिव नहीं होते, ये पहले से ही एक्टिव नहीं है। अगर पहले से ही एक्टिव होंगे तो उससे क्या नुकसान होगा? उससे ये नुकसान होगा कि पेंक्रियास के जो टिश्यू है उनके अंदर भी प्रोटीन प्रेजेंट होगा, उनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा। तो अगर उनमें पहले से ही वो एक्टिव होंगे तो वो सेल के अंदर के जो प्रोटीन होंगे उनको ही तोड़ने लगेंगे, सेल के अंदर का जो कार्बोहाइड्रेट होगा उनको ही तोड़ने लगेगा। और मेन तो इसमें प्रोटीन है, अगर प्रोटीन को तोड़ने लगेगा मतलब टिश्यू हमारा, है ना, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसमें जो पहले एंजाइम प्रेजेंट होंगे वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, और जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं उनके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं उन्हें हम जाइमोजन कहते हैं। बड़ा
इंपोर्टेंट वर्ड है, याद रखना है आपको। इन सेल्स के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम प्रेजेंट होती है जिनको हम जाइमोजन कहते हैं। ठीक है, चले आगे बढ़े अपन। द इन ईच एकिनस द सेल्स आर पिरामिड शेप एंड सिचुएटेड अराउंड द इंटरकलेटेड डक्ट। इंटरकलेटेड डक्ट का मतलब क्या बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, कि आप इसको सबसे पतली शाखा मान सकते हो। पेड़ की जब हमने बात की थी तो पेड़ में सबसे पतली शाखा जिससे पत्तियां जुड़ी हुई हैं वो हमारी क्या होगी भाई, इंटरकलेटेड डक्ट, है ना। तो इंटरकलेटेड डक्ट के चारों तरफ सेल्स प्रेजेंट है, ये आप देख रहे हो इमेज में, है ना। तो इसमें ये वाली जो सेल्स है ये क्या है हमारी, ये हमारी एक्नी सेल है, इसको आप एक्इनस सेल भी कह सकते हो, है ना। तो ये डक्ट के चारों तरफ प्रेजेंट होती है और ये हुए है कैसी, ये है पिरामिड शेप की। पिरामिड ये कुछ इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में है। आप अगर इनको ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे कि एक तरफ तो थोड़ी मोटी है, दूसरी तरफ थोड़ी सी पतली है, तो थोड़े से ये ट्रायंगुलर शेप में है। यहाँ पर इसका एक अलग से भी डायग्राम बना है ना। इसको इसी इमेज को ध्यान से देखो आप, तो कैसा दिख रहा है आपको, ये जो सेल दिख रही है ये ट्रायंगुलर शेप की आप इसको मान सकते हो, है ना। पिरामिड शेप की ये होती है ना। और न्यूक्लियाई रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट, न्यूक्लियस, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो नीचे की तरफ बेस में प्रेजेंट होगा, जहां पर बड़ा एरिया है वहां पर इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। साथ साथ में और क्या क्या, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा और जाइमोजन प्रेजेंट होंगे। अपने लिए जो मेन है वो है जाइमोजन। जाइमोजन मतलब इसके अंदर जो एंजाइम होंगे वो ग्रेन्यूल के फॉर्म में होंगे जिन्हें हमने जाइमोजन कहा, या फिर अपन इसको पूरा नाम भी कह सकते हैं जाइमोजन ग्रेन्यूल, है ना। तो सेल्स के अंदर ये क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, गोल्गी बॉडी प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एक सेल के स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर चीजें होती है वो सारी की चीजें इसमें प्रेजेंट है, और साथ साथ में जाइमोजन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है। एक्नी ग्लैंड ऑफ एक्सोक्राइन पेंक्रियास प्रोड्यूस 1.2 टू 1.5 लीटर ऑफ पेंक्रियाटिक जूस डेली, हर दिन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेंक्रियास में जो एक्नी ग्लैंड है, अब ध्यान देना, अगर अपन एक सेल की बात करें तो हमने उसको एसिनर सेल बोला, एकिनर सेल बोला, या फिर अपन एकिनस भी कह सकते हैं। जब उनके क्लस्टर की बात की तो अपन ने उनको एक्नी बोला, लेकिन जब हम पूरे पेंक्रियास के अंदर की एक्नी की बात करेंगे तो हम कहेंगे एक्नी ग्लैंड, है ना। तो सारी एक्नी जो सेल्स हैं जब उनको मिलाकर अपन बात करेंगे तो एक्नी ग्लैंड बोलेंगे। और एक्नी ग्लैंड जो होगी वो हर दिन लगभग 1.5 लीटर, 1.2 से लेकर 1.5 लीटर पेंक्रियाटिक जूस डेली बनाती है भाई, है ना। पेंक्रियाटिक जूस ट्रेवल फ्रॉम द पेंक्रियास बाय द पेंक्रियाटिक डक्ट, और जो भी पेंक्रियाटिक जूस बनेगा, है ना, वो कहां से बन रहा है भाई, ये हमारी डक्ट है। तो यहां से जो हमारे सेल्स है ना, ये पेंक्रियाटिक जूस बना रही है, तो ये हमारे कहां से जाएगा भाई, ये हमारी जो डक्ट है इंटरकैलेटिक डक्ट है, इससे निकल के जा रहा है, और निकलने के बाद फिर ये इंटरलोब्युलर डक्ट में आएगा। इंटरलोब्युलर डक्ट के बाद में फिर आगे चलकर ये हमारे मेन पेंक्रियाटिक डक्ट में जाकर पहुंच जाएगा, वहां से फिर आगे निकल जाएगा। तो मेन पेंक्रियाटिक डक्ट में पहुंचता है और वहां से जाकर फिर ये ड्यूडेनम में पहुंचता है, और ड्यूडेनम में कहां पे निकलेगा ये हमारे एम्पुला ऑफ बेटर, जिसे हमने हेपेटो पेंक्रियाटिक एम्पुला भी कहा था, वहां पर जाकर ये निकलता है। ठीक, कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर देना, इंपोर्टेंट चैप्टर है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसके पॉइंट को समझते हुए चलते हैं। पेंक्रियाटिक डक्ट आल्सो मेड बाय ग्लैंडुलर सेल which secrete bicarbonate ion which gives pancreatic juice its high pH। अब देखना जरा, हमारी जो इंटरकैलेटेड डक्ट थी, मतलब सबसे पतली शाखा, उसके चारों तरफ सेल्स प्रेजेंट थी, और ये चारों तरफ की जो सेल्स थी वो क्या कर रही थी, वो पेंक्रियाटिक जूस बना रही थी। लेकिन जो पेंक्रियाटिक डक्ट है ये भी फिर कुछ सेल्स से मिलकर बनी है जो कि ग्लैंडुलर हैं, जिनमें खुद में भी ग्लैंड प्रेजेंट है। इसी वाली इमेज को फिर से और ध्यान से देखो, इसी इमेज को ही आप अपने दिमाग में बिठा लोगे तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर होते हुए चलेंगी। ये हमारी डक्ट दिख रही है, तो ये सेल्स पहले जो डक्ट के चारों तरफ प्रेजेंट थी, जो बड़ी बड़ी सेल थी, वो तो अपन ने डिस्कस कर ली, एक्नी अपन ने उनको बोला, है ना। उनके अलावा भी जो डक्ट है
उसमें भी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, उसमें भी बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट है ना। इनको, ये जो ग्लैंडुलर सेल होती हैं, ये बाइकार्बोनेट आयन को सीक्रेट करती हैं। बाइकार्बोनेट आयन सीक्रेट करने से क्या होगा, जो भी जूस निकल के आ रहा है वो जूस का पीएच बढ़ जाएगा। बाइकार्बोनेट का पीएच ज्यादा होता है तो जूस का पीएच, ये पैंक्रियाटिक जूस होगा, इसका पीएच जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा। अब ज्यादा पीएच मतलब पीएच 8, न्यूट्रल पीएच जो होता है वो 7 होता है, तो 8 है मतलब ज्यादा पीएच हो गया। अब यहां पर ज्यादा पीएच का रोल क्या है, रोल ये है कि भाई दिस हेल्प टू न्यूट्रलाइज एसिडिक काइम फ्रॉम द स्टमक। स्टमक से जो खाना निकल के आ रहा है, स्टमक के बाद, पचने के बाद, डाइजेस्टिव होने के बाद जो खाना होता है उसे अपन काइम बोलते हैं, है ना। ये जरूर आपको याद रखना है, जब भी हम खाना चबा लेंगे, माउथ में जब चबाएंगे तो खाना जब हमारे इसोफेगस में पहुंचेगा तो उसे हम बोलस कहते हैं। बोलस के बाद में जब वो स्टमक में डाइजेशन उसका होगा, वहां पर भी हमने एंजाइम पढ़े हैं, तो उनमें जब डाइजेशन होगा उसके बाद जब खाना आगे बढ़ेगा और ड्यूडेनम में आएगा तो उसे हम काइम बोलते हैं। तो यहां पर अपन काइम यूज कर रहे हैं, लेकिन जब स्टमक से काइम ड्यूडेनम में आता है तो वो एसिडिक नेचर का होगा। क्यों होगा एसिडिक नेचर का, क्योंकि जब हम स्टमक पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि स्टमक जो होता है वो HCl रिलीज करता है ना। तो HCl की वजह से जो कायम होगा वो एसिडिक नेचर का होता है। तो एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां पर बाइकार्बोनेट सीक्रेट होगा। और बाइकार्बोनेट प्रेजेंट सीक्रेट कहां से हो रहा है, जो डक्ट है उनमें जो ग्लैंड वाली सेल्स प्रेजेंट है वो बाइकार्बोनेट को सीक्रेट करती हैं, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि स्मॉल इंटेस्टाइन उस एसिडिटी से डैमेज नहीं हुआ। एसिड इतना ज्यादा होता है कि उससे हमारे टिश्यू डैमेज भी हो सकते हैं, इंटेस्टाइन डैमेज भी हो सकता है। तो इससे जो बाइकार्बोनेट निकल के आता है वो उसको न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। एडिशनली द एक्शन ऑफ एमाइलेज एंड लाइपेज आर मोस्ट इफेक्टिव एट द पीएच, हायर पीएच। इसके अलावा एक और बड़ा मेन रोल है इसका कि जो हमारे एंजाइम है जो कि पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट है, कौन कौन से, एमाइलेज प्रेजेंट है, लाइपेज प्रेजेंट है। इन एंजाइम की खास बात ये होती है कि ये हाई पीएच पर ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। जब इनको एल्कालाइन पीएच मिलता है तो ये ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। तो इसका जो बाइकार्बोनेट होता है वो एमाइलेज और लाइपेज के लिए भी अच्छा एटमॉस्फेयर देने का काम करता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो ये था हमारा एक्सोक्राइन फंक्शन, है ना। एक्सोक्राइन फंक्शन को एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, रिवाइज कर देता हूं। एक्सोक्राइन में अपन ने क्या पढ़ा, एक्सोक्राइन में हमने पढ़ा कि पेंक्रियास की जो एक्सोक्राइन फंक्शन होता है वो क्या है, पैंक्रियाटिक जूस बनाना, है ना। ध्यान देना जरा, एक है एक्सोक्राइन, दूसरा एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन फंक्शन में क्या बना रहा है पैंक्रियाट, पैंक्रियाटिक जूस, है ना। और एंडोक्राइन में क्या बना रहा है, हार्मोन। हार्मोन में हमारे ग्लूकेगॉन और इंसुलिन, ये हमारे मेन हार्मोन हो गए, ठीक है। तो पैंक्रियाटिक जूस हमारा एक्सोक्राइन जो है वो कौन से सेल से सीक्रेट होगा, एसिनी से, एक्नी से भी, हम जिनको एक्नी बोलते हैं। एक्नी क्या है, एक्नी पैंक्रियाटिक जूस बनाने वाली सेल है, और ये सेल जो होती है वो हमारे डक्ट के चारों तरफ प्रेजेंट है। इसके अलावा हमारी जो डक्ट होती है वो भी कुछ सेल से मिलकर बनी होती है जो बाइकार्बोनेट को सीक्रेट करती हैं। अब आते हैं अपन एंडोक्राइन पर। एंडोक्राइन फंक्शन इसका, द टिश्यू विथ द एंडोक्राइन रोल विथ इन द पैंक्रियाटिक एग्जिट ए क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड islet of Langerhans that are distributed throughout the pancreas। इसके अलावा पेंक्रियास में और कुछ सेल्स के क्लस्टर होते हैं। यहां पर आप देखना, ये आपको ग्रीन इमेज दिख रही होगी। ये ग्रीन इमेज में अंदर वाले जो हैं इन पे फोकस मत करना, ये जो रेड वाले दिख रहे हैं ये तो एक्चुअली ब्लड वेसल्स है, ये कैपिलरी है ना। क्योंकि पेंक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। दो ऑर्गन अपने लिए बहुत हैं इंपोर्टेंट जिनमें ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। एक तो है हमारा लीवर, उसमें भी ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा है, और दूसरा है हमारा पैंक्रियास। पैंक्रियास में भी ब्लड की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है ना। तो ये इस तरह से आपको ये दिख रही है, ये कैपिलरी है, ये पूरे पैंक्रियास में इस तरह से कैपिलरी प्रेजेंट होती है।
तो यहां पर सेल्स कहाँ है? सेल्स जो है वो आपको ग्रीनिश कलर में जो क्लस्टर दिख रहे हैं ये है ना, ये पूरा का पूरा एक्चुअली ये जो क्लस्टर दिख रहा है ये पूरा हमारा आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस है ना। और ये जो होता है यही एंडोक्राइन फंक्शन करता है, यही हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करेगा, है ना। अब ये जो आप देख रहे हो क्लस्टर, इसमें 3 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है ना। पैंक्रेटिक जो आइसलेट होते हैं इनमें 3 टाइप की सेल्स होती हैं, कौन कौन सी? अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल, है ना। और ये तीनों सेल जो होती हैं उनमें अलग अलग टाइप के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, है ना। यहां पर स्ट्रक्चर में आप बोलोगे सर इन तीनों सेल में आप बताओ कौन कौन सा है, तो इसको ज्यादा डिटेल में यहां पर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं अपन, तो इसका स्ट्रक्चर मैं लेके नहीं आया हूं। आप इतना समझ सकते हो कि ये जो आप ग्रीनिश कलर के सेल्स दिख रहे हो, ये ग्रीन कलर की जो सेल्स दिख रहे हैं, तो इनमें कुछ सेल जो होंगी वो अल्फा हैं, कुछ जो है इसमें बीटा है और कुछ जो है इसमें डेल्टा वाली होंगी, ठीक है। तो इनमें तीनों तरह की जो सेल्स होती है वो अलग अलग सीक्रेशन कर रही हैं। क्या क्या सीक्रेशन कर रही हैं? अल्फा सेल जो है वो ग्लूकागॉन को सीक्रेट करती है। ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन एक ऐसा हार्मोन है जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। ये जब अपन बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तब भी अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे, और इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम में अपना जब आएगा तो उसमें भी अपन पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आपको इतना ही समझना है कि अल्फा सेल से ग्लूकागॉन हार्मोन सीक्रेट होता है, और ये हार्मोन जो होता है वो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करता है। दूसरे टाइप की जो सेल्स है वो है बीटा सेल, और बीटा सेल से सीक्रेट होता है इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है वो ब्लड के शुगर के लेवल को कम करने का काम करेगा, ठीक है। तीसरे टाइप की सेल्स है डेल्टा सेल। डेल्टा सेल से जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसका नाम है सोमेटोस्टेटिन, है ना। ग्लूकागॉन और इंसुलिन ये तो बड़े कॉमन नाम है। तीसरा जो नाम है वो थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन अपन यूज करते नहीं है। सोमेटोस्टेटिन, इसका काम क्या है? इसका काम है इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों को रेगुलेट करना, कि कौन सा हार्मोन सीक्रेट हो पैंक्रियास के थ्रू। इन दोनों को रेगुलेट करने का काम जो होता है ये तीसरे वाले हार्मोन का होता है, जिसका नाम अपन ने कहा है सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। तो एंडोक्राइन की अपन बात करेंगे तो 3 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टेटिन। इंसुलिन शुगर के लेवल को कम करेगा, ग्लूकागॉन शुगर के लेवल को बढ़ाएगा, और सोमेटोस्टेटिन इन दोनों ही हार्मोन को रेगुलेट करने का काम करेगा कि कितना हार्मोन कौन सा कितनी क्वांटिटी में सीक्रेट हो, ठीक है। चलिए, तो एंडोक्राइन में अपन ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मेन अपन एक्सोक्राइन पर ही फोकस करेंगे आज की क्लास में, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम अपना टॉपिक चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो एक्सोक्राइन में पैंक्रियास जो सीक्रेट कर रहा है वो क्या सीक्रेट कर रहा है? हमारा पैंक्रेटिक जूस, है ना। ये हमारा एक्सोक्राइन फंक्शन है, और इसके अंदर प्रेजेंट क्या क्या होता है? पैंक्रेटिक जूस की अपन बात करें तो इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है वो वाटर प्रेजेंट होता है, मिनरल साल्ट प्रेजेंट होता है। जितने भी जूस है ना, अपन ने चाहे बाइल जूस पढ़ा हो, चाहे अपन ने गैस्ट्रिक जूस पढ़ा हो, सब में वाटर और मिनरल साल्ट लगभग सभी में ही है। इसके अलावा पैंक्रेटिक एमाइलेज प्रेजेंट होता है। एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में, डाइजेशन में हेल्प करेगा। और पैंक्रेटिक जूस से जो एमाइलेज निकलेगा वो कंप्लीट डाइजेशन के लिए निकलता है। कंप्लीट क्यों बोला मैंने? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन की शुरुआत तो माउथ से ही हो जाती है। माउथ भी जो होता है वहां पर भी थोड़ा सा एमाइलेज सीक्रेट होता है, बहुत कम क्वांटिटी में होता है लेकिन सीक्रेट होता है, तो वहीं से ही डाइजेशन शुरुआत हो गई। और यहां पर जाकर जब पैंक्रेटिक जूस हमारे कायम से मिलेगा तो वहां पर कंप्लीट डाइजेशन उसका हो जाएगा, है ना। दूसरा वाला जो एंजाइम है वो है लाइपेज। लाइपेज जो होता है वो फैट के डाइजेशन के लिए यूजफुल होता है ना। तीसरा और 3 है, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, है ना। ये तीनों जो होते हैं वो पैंक्रेटिक जूस के अंदर प्रेजेंट होंगे। क्या क्या होगा? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, ठीक है। अब ये क्या है भाई? ये एक्चुअली इनएक्टिव फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म एंजाइम के इनएक्टिव फॉर्म है जो कि आगे जाकर एक्टिव होंगे, खासतौर पर प्रोटीन के लिए। प्रोटीन के डाइजेशन के लिए तीनों एंजाइम यूज होते हैं, है ना। तो ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये जो एंजाइम होते हैं ये
जब स्टमक में पहुंचेंगे, सॉरी स्टमक बोल दिया मैंने गलती से, इंटेस्टाइन में जब पहुंचेंगे मतलब ड्यूडेनम में जब पहुंचेंगे तो वहां पर जाकर ये एक्टिव होते हैं और एक्टिव होकर ये ट्रिप्सिन बनाएंगे। ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिन जो होगा वो ट्रिप्सिन बनाएगा जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, इसी में अपन पढ़ते हुए चलते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज are released in inactive form of the protect the digestive system, है ना। तो ये जो रिलीज होते हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं, प्रोटीन को डाइजेशन करने में ये हेल्प करते हैं। वंस दे आर इंटर द ड्यूडेनम, जब ये एक बार ड्यूडेनम में पहुंच जाते हैं वहां पर जाकर दे आर एक्टिवेटेड बाय द एंट्रोकाइनेज फ्रॉम इंटेस्टिनल जूस। ध्यान देना यहां पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ रही है एंट्रोकाइनेज, है ना। इंटेस्टिनल जूस से एक और हार्मोन निकलता है एंट्रोकाइनेज। एंट्रोकाइनेज के द्वारा ये जो होंगे एंजाइम ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज ये जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और एक्टिवेट होकर ये क्या बनाएंगे, ट्रिप्सिनोजन जो होगा वो ट्रिप्सिन बना देगा, काइमोट्रिप्सिनोजन जो होगा वो काइमोट्रिप्सिन बना देगा और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो होगा वो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बना देता है ना। और ये फिर प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेंगे, प्रोटीन का ये डाइजेशन करेंगे। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सीक्रेशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस आर रेगुलेटेड टू हार्मोन। अब देखो पैंक्रियाटिक जूस जो होता है वो लगातार नहीं निकलता है। जिस तरह से अपन ने स्टमक पड़ा था तो वहां पर भी अपन ने देखा था कि लगातार सीक्रेट नहीं होते हैं एचसीएल। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद एचसीएल सीक्रेट होगा और गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है। इसी तरह से पैंक्रियाटिक जूस में भी लगातार सीक्रेट नहीं होते हैं ये, इनको रेगुलेट दो हार्मोन करते हैं। दो हार्मोन कौन कौन से हैं, पहला है सीक्रेटिन। सीक्रेटिन ये नाम आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर इस हार्मोन का नाम भी सीक्रेटिन रख दिया और सीक्रेशन तो है कर ही रहा है। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। एक्चुअली हमारी बॉडी में सबसे पहला हार्मोन जो डिस्कवर हुआ था वो यही वाला हार्मोन डिस्कवर हुआ था। तो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था तो उन्होंने सीक्रेशन नाम रखा था, तो सीक्रेशन से उसका नाम सीक्रेटिन बन गया। ठीक है, तो इस वजह से आपको याद रख सकते हो सबसे पहला हार्मोन जो डिस्कवर हुआ वो हमारा यही हुआ था, सीक्रेटिन। ठीक है, सीक्रेटिन कहां पर प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस तो ये होता है हमारे ड्यूडेनम में, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स presence of hydrochloric acid in the duodenum promote the secretion of bicarbonate ion, है ना। सीक्रेट हार्मोन जो होता है वो ड्यूडेनम से सीक्रेट होगा और किसके रिस्पॉन्स से, कि भाई वहां पर एसिड कोई आ गया, एसिडिक अगर कंटेंट आ गया, एसिडिक कंटेंट मतलब कायम जो है वो हमारा एसिडिक कंटेंट होगा क्योंकि वो स्टमक से निकल कर आएगा। तो एसिडिक कंटेंट जब भी आएगा तो सीक्रेटिन हार्मोन सीक्रेट हो जाएगा ताकि पैंक्रियाज बाइकार्बोनेट को सीक्रेशन करने लगे, बाइकार्बोनेट का सीक्रेशन करके वो उसकी एसिडिटी को खत्म करने लगे। दूसरा हार्मोन है सीकेके। सीकेके का पूरा नाम जो है वो कोलेसिस्टोकाइनिन नाम है। ठीक है, कोलेसिस्टोकाइनिन सीक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू द इंटेक ऑफ प्रोटीन फैट प्रोमोट द सीक्रेशन ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन द पैंक्रियाटिक जूस। सीकेके जो हार्मोन होता है जब भी हम खाना खाएंगे तो उसके अंदर प्रोटीन होगा, फैट होगा, तो इनको डाइजेस्ट करने के लिए पैंक्रियाटिक जूस के सीक्रेशन को प्रमोट करेगा, उसको बनाने का काम करेगा, है ना। इसके अलावा नर्व इंपल्स के थ्रू स्टिमुलेशन कोई भी आया, मतलब वहां पर हमारे ड्यूडेनम में कोई भी खाना आया तो वहां पर वो स्ट्रेच होगा, भाई खाना आएगा तो ड्यूडेनम थोड़ा सा फैलेगा, तो वहां पर जो नर्व होंगी उनको समझ में आया कि भाई खाना आ गया है, तो वो अपने पैंक्रियास को फिर मैसेज भेजेगी भाई यहां पर खाना आ गया है, अब जल्दी से एंजाइम भेजना शुरू कर दो। ठीक है, आप देखो कितना सिस्टम चल रहा है हमारी बॉडी के अंदर कि हमारी बॉडी में अगर
एसिड वाला खाना आया तो जहां पर एसिडिटी उनको लगी ड्यूरोनम को, तो उसने जल्दी से पेंक्रियास को बोला कि भाई बाइकार्बोनेट निकालो नहीं तो मैं जल जाऊंगी, एसिड आ रहा है, एसिडिक खाना आ रहा है, ये जला देगा। तो जल्दी से फिर पेंक्रियास जो होगा वो सीक्रेटिन रिलीज करेगा। और इसी तरह से खाने में अगर फैट है, प्रोटीन बहुत ज्यादा है, तो फिर सीके के एंजाइम होगा, ये सीक्रेट होगा, है ना, हार्मोन सीक्रेट होगा, सीके के हार्मोन, और ये पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करवाने का काम करेगा। ठीक है भाई, चलिए तो अब अपन कुछ क्वेश्चन लेते हुए चलते हैं, है ना, ताकि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे टॉपिक में। बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बिल्कुल थ्योरेटिकल टॉपिक है, कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक है। क्वेश्चन से मुझे समझ में आएगा, आपको इतना समझ में आ रहा है। इनएक्टिव फॉर्म का मतलब क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा भागचंद ने। भागचंद, इनएक्टिव का मतलब ये है कि ये काम नहीं करेगा, जब तक ये एक्टिव नहीं होगा तभी तक ये काम नहीं करेगा, है ना। अब स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, अपन ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ना। एनाटॉमी अपन उतना ही पढ़ रहे हैं जितनी अपने लिए जरूरत है। फिलहाल इतना समझ लो आप, इनएक्टिव का मतलब ये हुआ कि वहां से जो निकल के आ रहे हैं हमारे एंजाइम, ट्रिप्सिनोजन हो गया जैसे, है ना, तो ये प्रोटीन पर काम नहीं करेगा, मतलब ये प्रोटीन को तोड़ने का काम नहीं करेगा। प्रोटीन को तोड़ने का काम कब करेगा? जब ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इनएक्टिव फॉर्म में ही पहले सीक्रेट होता है, ड्यूडेनम में जाकर ये एक्टिव होगा और प्रोटीन को तोड़ने का काम करेगा। ठीक है, चलिए भाई कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद अपन अपने स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन पर डिस्कस करेंगे। इतना समझ में आ गया है? पहले आप मुझे बता दें, एक क्वेश्चन पहले आप इसका आंसर दें। वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द पेंक्रेटिक जूस व्हाइल पोर्ड इनटू द ड्यूडेनम इन ह्यूमन इज। पेंक्रेटिक जूस में इनमें से कौन सी चीज है जो पेंक्रेटिक जूस में प्रेजेंट होगी? सीधी सी बात है ना, मैं इसको लंबे क्वेश्चन को शॉर्ट में बोल देता हूं कि इनमें से कौन सी चीज है जो पेंक्रेटिक जूस में प्रेजेंट है, बताना है आपको। ज्यादा देर किसी भी क्वेश्चन पे नहीं रुकेंगे भाई, बिल्कुल तुरंत डिस्कस करके अपन क्वेश्चन लेके आते हैं, तो मेरे ख्याल से जल्दी से आंसर देना है आप लोगों को। क्या प्रेजेंट होता है पेंक्रेटिक जूस में? बताएं आप। ट्रिप्सिन प्रेजेंट है, एंट्रोकाइनेस प्रेजेंट है, ट्रिप्सिनोजन प्रेजेंट है, या काइमोट्रिप्सिन प्रेजेंट है? चलिए भाई जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। समझ में आ गया है सभी को अभी तक जो अपन ने क्लास में डिस्कस किया है? पेंक्रियास को अपन ने काफी डीप लेवल पे बहुत अच्छे समझ डिस्कस किया है। बढ़िया, सी और डी आंसर आ रहे हैं। बाकी लोग जल्दी जल्दी आंसर दो भाई। और कोई चीज समझ में नहीं आया तो आप मैसेज कर भी सकते हो, जैसे भागचंद ने कहा कि इनएक्टिव का मतलब क्या होता है सर बताइए, तो बिल्कुल अपन इसको डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए बढ़िया भाई, सी और डी दो तरह के आंसर आप लोगों के आए हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं सी और डी करके। चलते हैं अपन इसके आंसर पे। सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ट्रिप्सिनोजन। क्यों होगा आंसर, इसको अपन डिस्कस करेंगे, है ना। इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रहे होंगे कि सर पेंक्रेटिक जूस में आप पढ़ा रहे थे तो ये सभी नाम तो आ रहे थे लगभग, ट्रिप्सिन भी आ रहा था, एंटोकाइनेस भी आ रहा था, काइमोट्रिप्सिन, ये सब आ रहे थे, फिर इसका सी ही आंसर क्यों है? इसलिए है क्योंकि हम थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर रहे थे, पेंक्रियास से जो एंजाइम निकलते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में निकलते हैं, और इनएक्टिव फॉर्म की जब आप बात करेंगे तो एक इसमें चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ट्रिप्सिनोजन ही है जो इनएक्टिव फॉर्म में है, बाकी सब जो है वो एक्टिव फॉर्म में है। इसका मतलब ट्रिप्सिनोजन जब एक्टिव होगा तो ये ट्रिप्सिन बनाएगा, है ना, ट्रिप्सिन बनाएगा भाई, है ना। तो ट्रिप्सिन जो होगा वो एक्टिव फॉर्म में होगा। तो यहां पर पूछा गया था कि पेंक्रेटिक जूस में क्या प्रेजेंट है इनमें से, क्या ट्रिप्सिन प्रेजेंट है? नहीं है। क्यों नहीं है प्रेजेंट? क्योंकि ये जो है वो एक्टिव फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म है, और एक्टिव फॉर्म किसका है? ये ट्रिप्सिनोजन का। तो पेंक्रेटिक जूस से सीक्रेट तो होगा ट्रिप्सिनोजन, लेकिन जब वो एक्टिव होगा तो वो एक्टिव होकर बना देगा ट्रिप्सिन। ठीक है, इसी तरह से आप थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया है, एंट्रोकाइनेज जो है वो भी हमारा एक्टिव फॉर्म है, ये भी प्रेजेंट नहीं होगा। काइमोट्रिप्सिन ये जो है ये भी हमारा एक्टिव फॉर्म है, मतलब ये भी प्रेजेंट नहीं होगा। ट्रिप्सिनोजन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है, मतलब पेंक्रेटिक जूस में ट्रिप्सिनोजन हमारा प्रेजेंट होगा। ठीक है भाई, चलिए और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। सीक्रेशन ऑफ पेंक्रेटिक जूस इज ट्रिगर्ड बाय, पेंक्रेटिक जूस के सीक्रेशन को कौन ट्रिगर करता है, कौन उससे बोलता है कि पेंक्रियास से कि पेंक्रेटिक जूस निकाल, है ना।
अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। सीक्रेटिन, एंट्रोगेस्ट्रॉन, गैस्ट्रिन और एंट्रोकाइनेस। चलिए 20 सेकंड रुकेंगे अपन क्वेश्चन पर, जल्दी से आंसर दें। बढ़िया, ऐसे ही रिस्पॉन्स चाहिए मुझे, जल्दी जल्दी सभी लोग दे भाई, बाकी जो लोग प्रेजेंट हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। सबसे पहला हार्मोन डिस्कवर हुआ था, हाँ, उसकी वजह से उन्होंने नाम रख दिया सीक्रेशन, सीक्रेशन से बन गया सीक्रेटिन। और सीक्रेटिन जो हार्मोन होता है, अ, ये पेंक्रेटिक जूस को ट्रिगर करने का काम करेगा। थोड़ी देर पहले ही अपन ने डिस्कस किया, बनता तो ड्यूडेनम में है, ड्यूडेनम में बनता है ये। ड्यूडेनम में अगर कोई भी एसिडिक फूड आया, एसिडिक कायम आया, तो मालूम चल गया कि भाई खाना आ गया है, तो तुरंत पेंक्रियास से बोलेगा कि पेंक्रेटिक जूस बना, यहां पर खाना आ चुका है। बढ़िया, सभी के सही आंसर। दिस इज द कॉमन पैसेज ऑफ द बाइल एंड पेंक्रेटिक जूस। बाइल और पेंक्रेटिक जूस दोनों के लिए कॉमन पैसेज क्या है, कॉमन नली क्या है, आपको बताना है ना। एम्पुला ऑफ बेटर, पेंक्रेटिक डक्ट, सेंट टोरनी डक्ट और विल्सन डक्ट। अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जो क्वेश्चन क्लासेस में लेके आता हूं, बिल्कुल एग्जाम के लेवल के लेके मेरी कोशिश रहती है, बिल्कुल एग्जाम वाले ये क्वेश्चन और बिल्कुल इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आता हूं, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन अपने पॉसिबल भी नहीं हो पाते। अच्छा क्वेश्चन है, बताया भाई, बाइल और पेंक्रेटिक जूस दोनों के लिए कॉमन पैसेज क्या है। बढ़िया, और लोग आंसर दें भाई। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, एम्पुला ऑफ बेटर। एम्पुला ऑफ बेटर अपन ने क्या पढ़ा था भाई, अपन ने यही देखा था कि अपना ही ये जो पेंक्रियास है ना, ये पेंक्रियास ड्यूडेनम में जब अपना पेंक्रियास छोड़ता है, तो ये अपने एक छोटे से बलून लायक स्ट्रक्चर में छोड़ता है। बलून लायक, करवा चौथ में अपन ने जो करवा देखा था उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना। तो इसे अपन एम्पुला कहते हैं। एम्पुला हालांकि दो हैं, लेकिन पेंक्रेटिक जूस की अपन दोनों की बात करेंगे अपन, बाइल और पेंक्रेटिक जूस की, है ना। अगर अपन सिंगल की बात कर रहे होते तो दूसरा एम्पुला का अपन बोल सकते थे, जो एसडी वाला एम्पुला था जो इसके ऊपर प्रेजेंट था, है ना। तो वो जो होता है वहां पर भी पेंक्रेटिक जूस छोड़ेगा, लेकिन यहां पर बात हो रही है दोनों के लिए, बाइल के लिए भी और पेंक्रेटिक जूस के लिए। तो तब हमारे लिए सिर्फ एक ही तरह का एम्पुला ही यूज होगा, एम्पुला ऑफ बेटर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेंक्रेटिक डक्ट, सेंट्रल डक्ट, ये सब जो है वो हमारी, है ना। पेंटोल पेंक्रेटिक डक्ट और बर्सिंग डक्ट दोनों एक एक ही नाम है, जो कि पूरे पेंक्रियाज में ऊपर से लेकर नीचे तक प्रेजेंट होता है। सेंटोरनी डक्ट जो है इसकी एक्सेसरी डक्ट होती है, ठीक। चलिए, सभी लोगों के बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। दिस इज द मोस्ट डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन फॉर एक्यूट पेंक्रेटिस। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, मैंने प्रैक्टिकली क्वेश्चन ले लिया, लेकिन जानबूझ के लिया है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है मुझे यहां पर। फिर भी आप लोगों से मैं उम्मीद करूंगा कि आप दे भी सकते हो आंसर। ए, एलडीएच, सीरम एमाइलेस, लाइपेस या इंसुलिन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्यूट पेंक्रेटिक्स पेंक्रिएटाइटिस, इसका मतलब क्या है, पेंक्रियास में जब इन्फ्लामेशन होगा, है ना। देखो, जब भी टिस शब्द जुड़ रहा है, याद रखना है आपको, टिस शब्द कहीं पे भी जुड़ गया, इसका मतलब इन्फ्लामेशन की बात कर रहा है। अब जिस भी ऑर्गन में टिस लगा है, मतलब वो उसके ऑर्गन का इन्फ्लामेशन है। अब यहां पर पेंक्रियास में टिस लगा है, मतलब पेंक्रियास का इन्फ्लामेशन, है ना। पेंक्रियास का इन्फ्लामेशन के लिए अपन कौन सा टेस्ट सबसे मोस्ट अच्छा, सबसे बेस्ट माना जाएगा, एलडीएच, एमाइलेस, लाइपेज और इंसुलिन। क्वेश्चन अच्छा है, हालांकि ये बायोकेमिस्ट्री की पार्ट का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने यहां पे ले लिया। चलिए, सभी लोग बी आंसर दे रहे हैं, कोई बात नहीं भाई। थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज, एक्चुअली क्वेश्चन है ही नहीं ऐसा जो मैंने समझा वो पहले। लाइपेज, लाइपेज जो होता है, ये सबसे मोस्ट डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन माना जाता है। पेंक्रियास
में इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए। क्यों? आप बोलोगे सर एमाइलेज भी तो सीक्रेट करता है पैंक्रियास, बिल्कुल करता है भाई, लेकिन एमाइलेज बढ़ने के कुछ और कारण भी हो सकते हैं। अगर एल्कोहलिक कोई पेशेंट अगर एल्कोहलिक है, एल्कोहल लेता है, उस कंडीशन में भी एमाइलेज बढ़ सकता है। कुछ और भी कंडीशन हो सकते हैं, और उसकी सेंसिटिविटी भी अच्छी नहीं मानी जाती एमाइलेज की। तो लाइपेस जो होता है वो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के लिए सबसे बेस्ट टेस्ट माना जाता है। अगर लाइपेस बड़ा है मतलब पेशेंट को पैंक्रियाटाइटिस है। ठीक है भाई, चलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन था ये, एक्चुअली मैंने डिस्कस किया ही नहीं था, कोई बात नहीं। विच सेल्स ऑफ पैंक्रियाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम दैट हेल्प इन डाइजेस्टिव प्रोसेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि पेंक्रियास की कौन सी सेल डाइजेशन में हेल्प करने का काम करती हैं, डाइजेशन को हेल्प करने के लिए एंजाइम का प्रोडक्शन करने में हेल्प करती हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है लेकिन मेरे हिसाब से टफ नहीं है, आप आंसर दे सकते हो। अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, एसिनर सेल। बहुत बढ़िया आंसर, बहुत लोगों के आ गए हैं, और बिल्कुल सही आंसर आया आप लोगों के, बहुत बढ़िया, उम्मीदों पे खरे उतर रहे हो आप लोग। एसिनर सेल है ना, एकिनर भी बोल सकते हैं इसको, ये जो होती है वो एंजाइम को प्रोडक्शन। अब देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे आप कि सर पेंक्रियाज में तो अल्फा सेल भी है, बीटा सेल भी है, डेल्टा भी है, फिर इसमें एकिनर आंसर कैसे आ गया? तो एक्चुअली अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल, ये तीनों सेल जो हैं वो हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करती हैं, एंडोक्राइन फंक्शन है उनका। तो अपन उनको डाइजेशन में इंक्लूड नहीं करते जब अपन डाइजेशन की बात कर रहे होते हैं, और डाइजेशन में भी खासतौर पर एंजाइम की बात कर रहे होते हैं। तो एंजाइम सीक्रेट करने का जो काम होता है वो एकिनर सेल का होता है। जब ये एकिनर सेल ग्रुप बना लेती हैं तो उनको अपन एकिनी कहते हैं। एकिनी भी जब आप ग्रुप बना लेती हैं, है ना, तो उसे अपन एक्नी ग्लैंड कहते हैं। ठीक, ये अपन ने डिस्कस किया था। चलिए, तो ये था हमारा पेंक्रियास। बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं लिए मैंने, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन में अपना फिर ज्यादा लंबी क्लास चलती। तो एक बार मुझे बताएं, आगे अपन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में करीब 15 से 20 मिनट की क्लास चलेगी, तो कंटिन्यू करें। ज्यादा थक तो नहीं गए हैं? चलने दें, अपनी 20 मिनट की क्लास और होगी अगर अपन कंटिन्यू करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को। चलने दें, लक्ष्मण ने कह दिया चलने दें, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, यही जज्बा चाहिए भाई आप लोगों को मैं मुझे। चलिए, तो अपन खत्म कर देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद में अपन जब पेंक्रियास से नीचे बढ़ते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन पर आते हैं। इन स्मॉल इंटेस्टाइन का एक नाम और भी है, स्मॉल बोबेल, है ना। देखो, लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज बोबेल भी कह सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल बोबेल भी कह सकते हैं, याद रखना है आपको, है ना। इज एन ऑर्गन इन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट वेयर द मोस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड टेक प्लेस। स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें खाने का मोस्टली जो होता है वो एब्जॉर्प्शन होता है। ज्यादातर खाना जो हम खा रहे हैं वो पचने के बाद में एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में पहुंचेगा, हमारी बॉडी में पहुंचेगा। तो एब्जॉर्ब का ज्यादातर पार्ट जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब ज्यादातर क्यों कह रहे हैं अपन? क्योंकि एक छोटा सा पार्ट जो होता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है। लार्ज इंटेस्टाइन वैसे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने का उसका मेन काम नहीं है, लेकिन अगर बच्चे खुचे कोई न्यूट्रिएंट अगर पहुंच गए हैं, विटामिन वगैरह पहुंच गए, तो विटामिन वगैरह हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं। पानी, खासतौर पर पानी जो होता है वो एब्जॉर्ब करने का काम लार्ज इंटेस्टाइन का है। लेकिन अगर अपन न्यूट्रिएंट की बात करें तो मोस्टली जो होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इट लाइज बिटवीन द स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो होता है ये स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व रिसीव बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस थ्रू द पैंक्रियाटिक डक्ट एड इन द डाइजेशन।
थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया भाई, ये हमारा, ये आप देख रहे हो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ऊपर हमारा स्टमक है ना, तो स्टमक से खाना निकल के आ रहा है ना, खाना मतलब कायम, कायम आ रहा है हमारा, है ना। तो कायम जब यहां पर आता है तो यहां से ऊपर से लीवर से बाइल, और स्टमक के पीछे से पेंक्रेटिक जूस, बाइल और पेंक्रेटिक जूस हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं, और मिलने के बाद, है ना, उसका डाइजेशन खाने का करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 5.5 मीटर लॉन्ग, लगभग 5.5 मीटर, 5.5 मीटर लॉन्ग जो होती है वो बहुत लंबी है। आप देखो, अपन ने जब पेंक्रियास को पढ़ा तो सिर्फ 12 सेंटीमीटर पढ़ा, आप ये सेंटीमीटर और मीटर भी याद रखना, ये जो हमारी डिजिट आती हैं उनके साथ साथ में मीटर सेंटीमीटर, है ना, कई बार बुक में आपको फिट में भी दिख जाएगा, तो वो भी आपको याद रखना है ना। हालांकि फिट कभी भी एग्जाम में फिट डिजिट नहीं आती है, मीटर और सेंटीमीटर यही आपको याद रखना है। 5.5 मीटर बहुत लंबा है भाई ये, है ना, 5.5 मीटर प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, लॉन्ग होता है, बहुत लंबा है। और ये लंबा है लेकिन इतनी सी एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है, कैसे है ना, 5.5 मीटर को आप कितना मान सकते हो, लगभग 15 फुट के आसपास, 15 फुट मतलब एक 18 फुट के आसपास, 18 फुट मतलब 5 फुट का अगर कोई पर्सन है तो उससे 3 गुना लंबी उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन। सोचो आप, अगर कोई 5 फुट का पर्सन है तो उसकी लंबाई से भी 3 गुना लंबा उसका स्मॉल इंटेस्टाइन है। आप बोलोगे सर ये फिट कैसे हो रहा है, फिट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉइल है, बहुत ज्यादा ये आपस में मुड़ा हुआ है। आप लंबे धागे को आप इकट्ठा करोगे, गेंद बना दोगे तो वो हो जाएगा, है ना भाई। तो ऐसा ही होता है, ये बहुत ज्यादा फोल्ड होता है, मैनी टाइम फोल्ड होता है, उसकी वजह से इतना लंबा होने के बावजूद भी ये एब्डोमिनल कैविटी में फिट हो जाता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन हैज 3 डिस्टिंक्ट रीजन, इसके 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से, पहला है ड्यूडोनम, दूसरा है जेजुनम, और तीसरा है इलियम। पढ़ने में ही बड़ा अच्छा लगता है, ड्यूडोनम, जेजुनम, इलियम, याद रखना है आपको। ड्यूडोनम शॉर्टेस्ट is where preparation of the absorption through a small finger like projection called villi। ड्यूडेनम जो होता है वो छोटा पार्ट होता है, यहां पर इसकी इमेज है, इस इमेज को ही ध्यान से देखते हुए चलेंगे आप मेरे साथ साथ। ऊपर येलो कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जो स्टमक से जुड़ा हुआ है। स्टमक में आपको ये जो येलो कलर का जो सी शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको यू शेप भी कई बार बोलते हैं। तो सी शेप का स्ट्रक्चर जो यहां पर इतना है ना, छोटा सा पार्ट जो है वो इसका ड्यूडेनम कहलाता है, ठीक है। और ड्यूडेनम में ही आकर पेंक्रेटिक जूस और बाइल जो होते हैं वो मिलते हैं, ठीक है। बहुत ड्यूडेनम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डाइजेशन के लिए, ठीक है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही बहुत कुछ रेगुलेट कर रहा है, हमारे पेंक्रियास को रेगुलेट कर रहा है कि भाई पेंक्रेटिक जूस निकालो, ठीक है। और इसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, इसके अंदर फिंगर के आकार की, मतलब जब आप इसको और कट करके देखोगे तो करके देखोगे तो इसके अंदर कुछ इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है वो विलाई कहलाती है ना। विलाई जो होती है वो इसके सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करती है। सरफेस मतलब जो खाना होता है उसके लिए और ज्यादा जगह मिल जाती है, एब्जॉर्ब करने के लिए और ज्यादा जगह मिल जाती है बिलाई के थ्रू। द जेजुनम, अब इसके नीचे जब आएंगे, ये ऊपर वाला पार्ट हमारा ड्यूडेनम था, इसके जब नीचे आएंगे तो हमारा जेजुनम हो जाएगा शुरू। जेजुनम इज स्पेशलाइज्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन थ्रू इट्स लाइनिंग बाय एंट्रोसाइट। जेजुनम भी बड़ा स्पेशल है, क्यों स्पेशल है, क्योंकि ये एंट्रोसाइट के थ्रू एब्जॉर्प्शन करने का काम करेगा। इसके अंदर की जो लाइनिंग होगी, अंदर की जो लेयर होगी वो एंट्रोसाइट की बनी हुई होती है। एंट्रोसाइट के थ्रू ये हमारे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है ना। द मेन फंक्शन ऑफ, अब इसके बाद जब अपन इलियम पे आएंगे ना, अब देखो कुछ खाने के न्यूट्रिएंट जो है वो ड्यूडेनम एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन छोटा पार्ट है ड्यूडेनम तो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। दूसरे नंबर पे आता है हमारा जेजुनम, यहां पर आप ब्लू कलर का जो देख रहे हैं वो जेजुनम है। जेजुनम में ज्यादातर न्यूट्रिएंट हमारे एब्जॉर्ब होते हैं जेजुनम में, बचे कुछ जो भी होते हैं वो हमारे फिर इलियम में पहुंचेंगे। तो इलियम, मेन फंक्शन ऑफ इलियम इज टू एब्जॉर्ब विटामिन B12, बाइल साल्ट, ये सब जो होती है वो हमारे इलियम में
एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है भाई, तो जेजुनम में ज्यादातर एब्जॉर्प्शन हो जाता है, लेकिन उसमें बचे हुए जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो फिर उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा? इलियम। तो 3 पार्ट है, तीनों पार्ट जो होते हैं वो हमारे खाने को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ड्यूडेनम सराउंड द हेड ऑफ पेंक्रियास। थोड़ी देर पहले अपन जब पेंक्रियास पढ़ रहे थे तो अपन ने क्या देखा था भाई कि पेंक्रियास जो प्रेजेंट होता है, ये पेंक्रियास ड्यूडेनम के सी कर्वेचर में प्रेजेंट होता है। तो जब अपन ड्यूडेनम की बात करेंगे तो ड्यूडेनम पेंक्रियास के चारों तरफ प्रेजेंट होता है। द ड्यूडेनम कंटेन ब्रूनस ग्लैंड, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है ये एग्जाम के लिए। जो ड्यूडेनम होता है इनमें ब्रूनस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं विच प्रोड्यूस ए म्यूकस रिच एल्कलाइन सीक्रेशन कंटेनिंग बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट थोड़ी देर पहले अपन ने पेंक्रियास में भी पढ़ा। पेंक्रियास जो होता है वो भी बाइकार्बोनेट सीक्रेट करता है, और बाइकार्बोनेट कैसा होता है? एल्कलाइन पीएच। ठीक है, तो पेंक्रियाटिक जूस जो निकल के आ रहा है वो भी थोड़ा सा एल्कलाइन है, लेकिन यहां पर जो हमारा ड्यूडेनम होता है, ये ड्यूडेनम भी बाइकार्बोनेट को सीक्रेट करता है, और जिस जगह से ये सीक्रेट करता है, जिस ग्लैंड से ये सीक्रेट करता है, उसे हम कहते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। याद रखना, इंपोर्टेंट पॉइंट है ना। तो ड्यूडेनम में ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कि बाइकार्बोनेट को सीक्रेट करने का काम करती है। द सीक्रेशन in combination with the bicarbonate from pancreas neutralize the stomach acid containing the gastric chyme। तो पेंक्रियास का बाइकार्बोनेट और यहाँ का बाइकार्बोनेट दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है, दोनों का जो मिश्रण बनेगा, उससे खाना जो होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। जो एसिडिक कायम निकल के आया था स्टमक से वो न्यूट्रलाइज हो जाता है ना। हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, देर आर 4 टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें 4 तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी 4 तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। 4 तरह की कौन कौन सी? पहली है एब्जॉर्प्टिव सेल, है ना, नाम से समझ में आ रहा है, एब्जॉर्प्शन कर रही होगी इसलिए उसका नाम एब्जॉर्प्टिव सेल रख दिया। प्रोड्यूस करती है डाइजेस्टिव एंजाइम एंड एब्जॉर्ब करती है डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करने का काम जो करती है वो एब्जॉर्प्टिव सेल करती है ना। दूसरे टाइप की सेल है गॉबलेट सेल। थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था म्यूकस को सीक्रेट करती है गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल इससे पहले भी आ चुकी है हमारी। गॉबलेट सेल जहां जहां पर प्रेजेंट होगी वहां वहां पर वो म्यूकस को सीक्रेट करने का काम करेंगी। ईसोफेगस में भी देखा था अपन ने, है ना। तो गॉबलेट सेल जहां पर प्रेजेंट होगी वहां वो म्यूकस को सीक्रेट करेगी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो गॉबलेट सेल प्रेजेंट होगी यहां पर भी वो म्यूकस को सीक्रेट करने का काम करती है, ताकि ताकि एसिड से स्मॉल इंटेस्टाइन को कोई नुकसान ना हो। इसके बाद में तीसरे नंबर की सेल्स होती है एंडोक्राइन सेल, जो कि हार्मोन बनाती है। थोड़ी देर पहले हमने 2 हार्मोन पढ़े थे, सीक्रेटिन एंड सीकेके। तो ये जो हार्मोन बनते हैं ये ड्यूडेनम में बनते हैं, ये तो अपन ने पढ़ लिया था। लेकिन ड्यूडेनम में भी ये कौन सी सेल से बनते हैं? एंडोक्राइन सेल से बनते हैं, और ये जो होते हैं ये पैंक्रियाटिक जूस को रेगुलेट करने का काम करेंगे। कितना बनना कितना नहीं बनना ये रेगुलेट करने का काम करेंगे। चौथे नंबर की सेल्स होती है पेनिस सेल। पेनिस सेल जो होती है वो लाइजोसाइम को सीक्रेट करने का काम करती है। लाइजोसाइम क्या होता है भाई? ये प्रोटेक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को पैथोजन से। कोई भी बैक्टीरिया वगैरह आ रहा है, वायरस वगैरह आ रहा है, तो इसको किल करने का काम जो होता है वो लाइजोजाइम का होता है ना। लाइजोजाइम सीक्रेट किससे होगी? पेनिस सेल से। ठीक है, इसके अलावा वहां पर कुछ नोड्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, लिम्फ नोड भी प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे, उनको हम बोलते हैं पेयर पैचेस। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, पेयर पैचेस। याद रखना आप ये, है ना। पेयर पैचेस कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है, ये पुराने आप प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे तो एक किसी पेपर में ये पूछा गया है। पेयर पैचेस क्या होते हैं? लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं। ये भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को बैक्टीरिया वायरस से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस 1 to 2 लीटर ऑफ इंटेस्टिनल जूस डेली। हर दिन 1 से 2 लीटर। पेंक्रियास जो होता है वो भी लगभग 1.5 लीटर के आसपास बनाता है, ये भी लगभग 1.5 लीटर के आसपास इंटेस्टिनल जूस बनाएगा। पेंक्रियास जो बनाएगा वो पेंक्रियाटिक जूस बनाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो बनाएगा वो इंटेस्टिनल जूस बनाएगा। ध्यान रखना है ना, कंफ्यूज नहीं होना। इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ द क्रिप्ट ऑफ लेबरकुन। इंपोर्टेंट लाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या बना रहा है? इंटेस्टिनल जूस। और ये इंटेस्टिनल जूस जो बन रहा है
वो एक तरह की सेल से बन रही है, एक तरह की ग्रुप ऑफ सेल से बन रही है, और ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो प्रेजेंट होती है इनको अपन बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन, है ना। कहां पर प्रेजेंट होती है? ये बिलाई के नीचे, ये हमारी बिलाई है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये हमारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इनको हम बिलाई कहते हैं। इन बिलाई के नीचे की तरफ हमारी कुछ सेल्स प्रेजेंट हो, कुछ सेल्स के क्लस्टर प्रेजेंट होते हैं, इनको अपन क्रिफ्ट ऑफ लिवरकुन कहते हैं। यहां से इंटेस्टिनल जूस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और in response to either acidic chyme irritating the intestinal mucosa or distension of the presence of chyme in the small intestine। और ये इंटेस्टिनल जूस बनाएंगी कब, है ना, ये भी नहीं कि लगातार बन रहा है। इंटेस्ट जिस तरह हमने देखा भाई, स्टमक लगातार गैस्ट्रिक जूस नहीं बनाता, पेंक्रियास लगातार पेंक्रियाटिक जूस नहीं बनाता, इसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन लगातार इंटेस्टिनल जूस नहीं बनाएगा। ये कब बनाएगा? जब खाना आएगा, उसके अंदर खाना आएगा तो उसको मालूम चल जाएगा, है ना। किस तरह से मालूम चलेगा? दो तरह से मालूम चलेगा, या तो एसिडिक एटमॉस्फेयर बन जाएगा, उससे मालूम चल जाएगा, या फिर जो खाना आया तो उसकी वजह से उसको थोड़ा सा स्ट्रेच फील होगा, उसकी वजह से उसको समझ में जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो इंटेस्टिनल जूस बनाएगा। इंटेस्टिनल जूस इज स्लाइटली एल्कलाइन, तो अपन ने देखा भाई इंटेस्टिनल जूस जो होता है वो थोड़ा सा एल्कलाइन होता है ना। इंटेस्टिनल जूस आर contain mucus which help protect the intestinal mucosa, mineral salt and enterokinase। थोड़ी देर पहले अपन ने देखा कि इसमें गॉबलेट सेल प्रेजेंट होती है, गॉबलेट सेल जो होती है वो म्यूकस को सीक्रेट करती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन अपन शॉर्ट में कह सकते हैं म्यूकस को भी सीक्रेट करता है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टिनल फ्लूइड को भी, जूस को भी सीक्रेट कर रहा है और म्यूकस को भी सीक्रेट कर रहा है। म्यूकस क्यों सीक्रेट कर रहा है? ताकि अगर थोड़ा बहुत एसिडिक और भी बचा है खाना, थोड़ा बहुत एसिड और भी बचा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन को कोई नुकसान ना हो, ठीक है, इसलिए म्यूकस सीक्रेट होता है। चलिए, तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन छोटे छोटे टॉपिक हैं, ज्यादा बड़े इसमें ज्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन ले लेते हैं एक दो स्मॉल इंटेस्टाइन से, उसके बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन को करके अपन टॉपिक को क्लोज करेंगे। द ओपनिंग ऑफ इलियम इज गार्डेड बाय, इलियम की जो ओपनिंग होती है वो किससे गार्डेड होती है? गार्डेड मतलब कौन उसको कंट्रोल करता है, कहाँ उस पे क्या प्रेजेंट होता है? इलियोसिकल वाल्व, मिटल वाल्व, स्फिंक्टर और विलाई। ए, बहुत लोग चलो ए आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, बहुत बढ़िया। ज्यादा देर नहीं रुकूंगा क्वेश्चन पर। इलियोसिकल वाल्व, देखो नाम से समझ में आ रहा है, यहां पर इलियम लिखा है, आप बोलोगे सर पढ़ाया नहीं था, लेकिन लॉजिक लगा सकते हो। तो इलियम के बाद में कौन सा बाल प्रेजेंट है, तो आप समझ में आ रहा भाई। तो इलियोसिकल है ना, इलियम और सीकल के बीच में जो बाल प्रेजेंट होता है उसे अपन इलियोसिकल बाल बोलते हैं, जो कि इलियम की ओपनिंग पर प्रेजेंट होगा। अगला क्वेश्चन, डेडनेस इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इपिथेलियल सेल ऑफ द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की जो इपिथेलियल सेल होती हैं इनका क्या कैरेक्टर फीचर है, क्या खासियत है इनमें? ग्लोटिस, पिलस, बोलस या माइक्रोवलाई? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, डी माइक्रोब्लाई ना। इंटेस्टाइल अपने देखा था कि अंदर की जो एपिथेलियल सेल म्यूकोसा होता है माइक्रोब्लाई बनाती हैं। बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें से कौन सी चीज जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, कोलोन। सरल क्वेश्चन, इजी है बिल्कुल, ये तो बिल्कुल 10 सेकंड ही रुकूंगा मैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सभी के बिल्कुल सही है। कॉलोन, कॉलोन जो है वो एक्चुअली हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, जो अपन आगे चल के पढ़ने वाले हैं। बाकी स्मॉल में हमारे ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये तीनों ही उसके अंदर आते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ विलाई एंड माइक्रोबिलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई और माइक्रोबिलाई होते हैं इनका क्या रोल है, इनका क्या काम है? टू सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, एंजाइम को सीक्रेट करना। टू इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को बढ़ाना। टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रेंट टू द लीवर, या फिर टू स्टोर एक्सेस न्यूट्रेंट। इजी क्वेश्चन, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है भाई। बहुत बढ़िया, बी बिल्कुल सही दे रहे हैं आप, सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं माइक्रोबिलाई। चलिए अब थोड़ा सा लार्ज इंटेस्टाइन को देख लेते हैं।
लार्ज इंटेस्टाइन को हम लार्ज बोवेल भी कहते हैं, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम स्मॉल बोवेल कहते हैं, इसी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन को हम लार्ज बोवेल भी कहते हैं, और ये भी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का ही एक पार्ट है। याद रखना है आपको, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल के पार्ट में माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के पार्ट है। लीवर, पेंक्रियास और गॉल ब्लेडर, ये तीनों जो है वो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के पार्ट नहीं है। ट्रैक्ट के पार्ट मतलब इनमें खाना नहीं जाता, ये हमेशा एक्सेसरी ऑर्गन कहलाते हैं, ठीक। Water is absorbed here and remaining waste material is stored in the rectum as feces before being removed by the defecation। यहां पर ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन देख रहे हो आप, है ना। लार्ज इंटेस्टाइन में मोस्टली पानी एब्जॉर्ब होता है, इसके अलावा बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट मतलब स्टूल हमारा, है ना, ये जो होता है स्टोर होता है, और विटामिन वगैरह जो बचे हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर ऑब्जर्व नहीं हो पाए थे तो वो यहां पर एब्जॉर्ब होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ सीकम, कोलोन, रेक्टम एंड एनल कनाल। इसे हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन को हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। चार पार्ट कौन कौन से? पहला है सीकम। सीकम केवल नीचे का छोटा सा पार्ट, इतना सा पार्ट जो है वो हमारा सीकम कहलाता है। इस सीकम में एक छोटी सी उंगली के आकार की संरचना होती है, इसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं। ये है हमारा सीकम। दूसरा पार्ट है कोलोन। अब देखो, कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट है। सबसे बड़ा पार्ट मतलब यहां से लेकर ये सब जो है ये हमारा कोलोन है, ठीक है। कई बार लार्ज इंटेस्टाइन को ही कोलोन भी बोला जाता है, कई बुक में आप लार्ज इंटेस्टाइन को कोलोन बोला गया, लेकिन एक्चुअली लार्ज इंटेस्टाइन का दूसरा नाम कोलोन नहीं है, कोलोन इसका एक पार्ट है ना। सीकम के बाद में दूसरा पार्ट है हमारा कोलोन, ये सबसे लंबा पार्ट है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है रेक्टम, ये वाला पार्ट हमारा रेक्टम है ना। और सबसे आखिरी में एनल कैनाल, एनस, नीचे वाला जो है वो हमारा एनल कैनाल। ये चार पार्ट है ना। और इन चार पार्ट में भी जो बीच वाला पार्ट था कोलोन, जो सबसे लंबा पार्ट था, इसके भी चार पार्ट है ना। आपसे कोई पूछे कि लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट है? चार पार्ट है। चार पार्ट कौन कौन से हैं? सीकम, कोलोन और रेक्टम और एनल कैनाल। लेकिन कोलोन के भी फिर चार पार्ट है। कोलोन के चार पार्ट कौन कौन से हैं? असेंडिंग कोलोन, जो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो हमारा असेंडिंग कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन, जो लेफ्ट से राइट जा रहा है, राइट से लेफ्ट जा रहा है, वो हमारा ट्रांसवर्स कोलोन। डिसेंडिंग कोलोन, जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, डिसेंडिंग कोलोन। एंड सिग्मोइड कोलोन, जो मुड़ा हुआ है कुछ इस तरह से, ये हमारा सिग्मोइड कोलोन। तो कोलोन को भी चार पार्ट है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलोन। और लार्ज इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर की होती है। ये कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट को होती है कि लार्ज लंबाई में ज्यादा होना चाहिए क्योंकि लार्ज नाम है उसका, लेकिन ऐसा नहीं है। लार्ज की लंबाई कम होती है, केवल मोटाई ज्यादा होती है, डायमीटर ज्यादा होता है। डायमीटर इसका जो होता है वो 7 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है। तो डायमीटर ज्यादा होने की वजह से लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज बोला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई ज्यादा है लेकिन उसका डायमीटर कम होता है, मोटाई कम है, इसलिए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है ना। तो आप हमेशा ध्यान रखना, लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई स्मॉल से कम होती है। इट इज कंटिन्यूस विद द स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द इलियोसिकल बाल एंड एंड विद द एनस। ये स्टार्ट तो कहां से होगा? इलियोसिकल बाल से। अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था इलियोसिकल बाल, इलियम और सीकम दोनों के बीच में जो बाल बन रहा है वहां से ये स्टार्ट हो रहा है और एनस पे जाकर ये एंड हो रहा है, ठीक। The cecum is descending sac-like opening into the large intestine। सीकम क्या है? सीकम जो है वो एक सेक लाइक ओपनिंग है। सेक लाइक मतलब एक घुमे छोटी से आकार की संरचना है जहां से इसकी ओपनिंग हो रही है। द बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इज ए नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। यहां इससे जुड़ी हुई एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, पतली सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसे अपन अपेंडिक्स कहते हैं। और ये जो अपेंडिक्स होती है ये बेस्ट पार्ट मानी जाती है, मतलब अब इसका कोई काम नहीं है। अब आप
पूछोगे सर, आपके मन में डाउट होगा कि ये होती ही क्यों है। तो एक्चुअली ये माना जाता है कि मानव जो थे वो बंदरों से या जानवरों की प्रजाति से बने हैं, है ना। तो इसका पहले जो काम था वो वही जो पेड़ पौधे डायरेक्ट खा लेते थे, फूल पत्ती वगैरह, तो उसको डाइजेशन करने का काम इसका हुआ करता था। लेकिन अब हम लोग पका पकाया खाना खाते हैं, तो अपेंडिक्स का कोई रोल नहीं है। तो इसको बेस्ट पार्ट माना जाता है अपेंडिक्स को, है ना। द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज फॉर्म इनटू द बैंड कॉल्ड पेनिकोलाई। बड़े इंपॉर्टेंट लाइन है ये। जब आप लार्ज इंटेस्टाइन को देखेंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ इस तरह से रिबन लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। ये वाला डायग्राम को ध्यान से देखो, आप ध्यान से आप देख रहे हो तो कॉलम के साथ साथ एक रिबन चल रही है व्हाइट कलर की, है ना। ये क्या है, ये एक मसल्स की लेयर है, और ये मसल्स की लेयर इस लार्ज इंटेस्टाइन को फोल्ड कर देती है। जैसे धागा किसी को बांध दो, है ना, तो ये धागा बांधने का मतलब जैसे मान लो पजामा है, पजामा में अगर अपन नाड़ा डाल दें और उसको बांध देंगे तो क्या होगा, पजामा फोल्ड हो जाएगा कई जगह। इसी तरह से ये सेम ये, तो इसमें ये इसको आप एक नाड़ा मान सकते हो, है ना, और ये पजामे का कपड़ा है। तो ये जो होता है वो इसको फोल्ड कर देता है, ये छोटा है ये बड़ा है तो ये इसको फोल्ड कर देगा, है ना। और ये है क्या भाई, जो धागा अपन बात कर रहे हैं, ये है टीनी कोलाई। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये एग्जाम के लिए भी, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में एक मसल्स की लेयर होती है जो कि जिसकी वजह से लार्ज इंटेस्टाइन फोल्ड होता है, उसे हम टीनी कोलाई बोलते हैं, टीनिया कोलाई बोलते हैं। दिस गिव्स द लार्ज इंटेस्टाइन इन द गैदर्ड अपीयरेंस। इसकी वजह से लार्ज इंटेस्टाइन का गैदर्ड अपीयरेंस हो जाता है, मतलब इससे फोल्ड बन जाते हैं। द सैक क्रिएटेड बाय दिस गैदरिंग इज कॉल्ड हॉस्ट्रम। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। इसकी वजह से अब ये फोल्ड हो गई है, तो फोल्ड होने की वजह से इसमें कुछ कुछ सैक बन जाते हैं। आप देखोगे ये एकदम लंबा पाइप नहीं दिख रहा है आपको, आपको बीच बीच में इसमें बहुत सारे फोल्ड दिख रहे हैं। तो इसमें जो फोल्ड हैं उसमें से एक फोल्ड का नाम जो है उसे हम हॉस्ट्रम कहते हैं। इंपोर्टेंट वर्ड है, याद रखना है आपको, ठीक। चलिए, तो ये था हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। एग्जाम में स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। जो क्लास में डिस्कस किया है बस इतना ही आपके लिए इनफ है, इतना ही आप समझ लो सफिशिएंट है। कुछ एक दो क्वेश्चन करके अपन क्लास को ओवर करेंगे। विच एमंग द फॉलोइंग इज बेस्टिजियल इन फंक्शन। इसमें से कौन सा पार्ट है जो बेस्ट पार्ट माना जाता है? ड्यूडेनम, बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, पेयर स्पेचिस और पिकी सर्कुलेरिस। जल्दी से आंसर दे दो भाई। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सभी के सही है। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स जो है वो बेस्टिजियल, ध्यान रखना है ना, बेस्टिजियल का मतलब यहां पर है कि बेस्ट पार्ट है, इसका कोई काम नहीं है अपेंडिक्स का, ठीक। चलिए, तो ज्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए हैं इस इंटेस्टाइन से, वो एग्जाम में ज्यादा बनते भी नहीं है, लेकिन इतना जो अपन ने थ्योरी में डिस्कस किया है इसको आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है। चलिए, तो ये थी हमारी आज क्लास, ठीक है। इसके आगे का क्या सिस्टम होगा मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा, है ना, मैसेज डाल दूंगा। फिलहाल आज की क्लास अपन यहीं पर ओवर करते हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबा खैर, जय हिंद।